हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज 16 जनवरी है। 16 जनवरी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर प्रोफाइल। अब आप लोग अवेयर ही हैं इसके बारे में। एज वी से, ओनली रेलिवेंट एंड नो नॉनसेंस सीरीज। एक एक दो दो घंटे का वीडियो देख के टाइम वेस्ट ना करें। एग्जाम में आप एग्जाम के आसपास रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। इसी वीडियो को देखो, 2 बार देखो। अगर पहली बार में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो 2 बार देखो, यू विल रिटेन मैक्सिमम। और सेकंड टाइम से पहले ना गैप रखो 4-5 घंटे का। तो पहली बार आप देखो 1x पे, आंसर्स को मार्क करो, लॉजिकल गेसिंग वगैरह लगाओ। और सेकंड टाइम से पहले मतलब दोबारा जब देख रहे हो उसी दिन, तो 4-5 घंटे का आप गैप लो और फिर उसको 1.5x पे देखो। यू विल रिटेन मैक्सिमम और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे। एंड रेस्ट एश्योर्ड, मेजोरिटी क्वेश्चंस हमारे सीरीज से कवर हो जाएंगे। ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, विद रेफरेंस टू काशी तमिल संगमम इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो ये न्यूज़ है, आप देख रहे हैं। पीएम सेलिब्रेट्स पोंगल, हेल्स यूनिफाइंग इफेक्ट ऑफ काशी तमिल तमिल संगमम इनिशिएटिव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। इट एम्स टू सेलिब्रेट एंड रिवाइव एंसेंट सिविलाइजेशनल लिंक्स बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु। कि काशी एंड तमिलनाडु के बीच का जो लिंकेज है ना एंसेंट सिविलाइजेशनल, उसको सेलिब्रेट करना, रिवाइव करना है। सेकंड ऑप्शन इज, द इनिशिएटिव फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन रिलीजियस टूरिज्म विदाउट एनी कल्चरल और एकेडमिक कंपोनेंट। ठीक है, कह रहा है कि मेनली इस मतलब एक्सक्लूसिवली इसका फोकस जो है, सिर्फ फोकस है रिलीजियस टूरिज्म पे, बाकी कल्चरल और एकेडमिक कंपोनेंट नहीं है इसमें। एंड थर्ड ऑप्शन इज, इट सीक्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल टू कॉन्टैक्ट वगैरह प्रमोट करना है, कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना है डिफरेंट रीजन्स में। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, द प्रोग्राम अलाइंस विद द ब्रॉडर विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। सो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है, पॉलिसी पे गवर्नमेंट यूपीएससी पूछता रहा है, 5-6 क्वेश्चन, कभी कभी 8-10 क्वेश्चन भी पूछे हैं। सो इंपॉर्टेंट है ये। ओके। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, जो यूजुअल प्रैक्टिस है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह की चीजों फोकस करना है। एक्सक्लूसिवली आप लॉजिकल गेसिंग कर सकते थे कि सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म क्यों होगा, कल्चरल कंपोनेंट क्यों नहीं होगा, एकेडमिक कंपोनेंट क्यों नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस में आप देख के थोड़ा आपको आ जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगी, कल्चरल कंपोनेंट वगैरह भी होगा। नाम में ही काशी और तमिल है, तो उसके चीज़ों को लेके है ये, कि उनके लिंकेज को प्रमोट करना है, पीपल टू पीपल है ही। ओके। सो 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। So now coming to question number two, with reference to the Muslim Brotherhood, consider the following statement first. The Muslim Brotherhood was founded in Egypt in the early 20th century. Second, it seeks to organize society and governance based on Islamic principles. Third, it initially emerged as a violent revolutionary organization. Fourth, its ideology has influenced several Islamist movements across West Asia and North Africa. So please pause and mark the answer. Right now, see the first option, your first statement है वो क्या कह रहा है। देखो ये न्यूज में क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि यूएस ने मुस्लिम ब्रदरहुड चैप्टर्स को टेररिस्ट अनाउंस किया है। तो पहला है कि मुस्लिम ब्रदरहुड वाज फाउंडेड इन इजिप्ट, ये सही है। सेकंड कहता है कि इट सीक्स टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रैक्टिस प्रिंसिपल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या कह रहा है, that it initially emerged as a violent revolutionary organization, that is incorrect. It started as a social religious reform movement, ये social religious reform movement से start हुआ था। राइट, आईएस ये सारे जो है ना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थे एज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट ये बाद में कन्वर्ट हुआ। फोर्थ क्या कह रहा है कि इट्स आइडियोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस्ड सेवरल इस्लामिस्ट मूवमेंट अक्रॉस वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये करेक्ट है। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो A, 1, 2 and 4। आप जो है कमेंट में ये बताएंगे जब इजिप्ट में ये मुस्लिम ब्रदरहुड आया था तो कौन से स्प्रिंग की बात हुई थी वेस्ट एशिया में। And third question for the day is, which of the following best describes the role of CRISPR Cas9 और CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और यूपीएससी का फेवरेट थीम है ये, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट हम लोगों ने मेंस के प्रिडिक्शन सीरीज में बताया था कि बायोटेक और नैनोटेक से क्वेश्चन आएगा, और आया था। एंड इस बार भी यू कैन एक्सपेक्ट कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा इस पे। सो फ्रॉम दिस आर्टिकल वी हैव टेकन। सो कह रहा है क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। ए, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स, कि प्रोटीन सिंथेसिस का रेट बढ़ा देता है। इट इनेबल्स प्रिसाइज एडिटिंग ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, की एडिटिंग करने में हेल्प होता है, प्रिसाइज एडिटिंग।
देन इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स, की फर्मेंटेशन करना है माइक्रोब का, उसके लिए यूजफुल है ये। देन डी ऑप्शन इज इट प्रिवेंट्स म्यूटेशन इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, जो म्यूटेशन प्रोसेस है कह रहा है ये हर तरह के सेल में प्रमोट करता है। ओके, सो अगर आपने करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो दिस हैज बीन कवर्ड रेगुलरली एंड ऑल्सो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज बी। आप कह लो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किस पर CS9 प्रिसाइज एडिटिंग के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक DNA और कैंसर वगैरह ट्रीटमेंट, इन सब में भी इसका यूजफुलनेस है, एप्लीकेशन है। So now coming to question number 4. With reference to the to personal liberty in India, consider the following statement. First, the seriousness of allegation alone is sufficient to deny bail, irrespective of the length of pre-trial detention. Second, the right to speedy trial is part of right to life and personal liberty under Article 21 of Constitution. Third, prolonged incarceration without commencement of trial can be a valid ground for granting bail. Fourth, bail jurisprudence in India recognizes that under trial should not be punished before conviction. तो प्लीज पॉज एंड मार्क द आंसर, राइट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि सीरियसनेस ऑफ एलिगेशन अलोन इज सफिशिएंट टू डिनाई बेल। अब इसका मतलब है कि इफ समवन इज चार्ज विथ वेरी हाई सीरियस एलिगेशन लाइक मर्डर और अदर सच क्राइम्स, राइट, तो उसका मतलब है कि उसको कभी बेल मिलेगी ही नहीं। ऐसा हुआ है क्या आज तक कभी कि किसी हेनियस क्राइम एक्यूज को बेल ही ना मिले, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कह रहा है द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज करेक्ट, राइट। थर्ड कह रहा है प्रोलॉन्ग इनकार्सिरेशन विदाउट कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कैन बी वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ट्रायल स्टार्ट ही नहीं किया और आपने जेल में डाला हुआ है, राइट, आप टॉर्चर कर रहे हो इस तरीके से, तो इससे भी बेल मिल सकता है। फोर्थ कह रहा है कि बेल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया रिकॉग्नाइजेस दैट अंडर ट्रायल शुड नॉट बी पनिश्ड बिफोर कन्विक्शन, ठीक है। तो ये भी सही है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन फॉर अंडर ट्रायल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C 2 3 and 4। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि BNS वगैरह चेंज हुआ ना क्रिमिनल लॉ वगैरह में, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। देन पांचवा क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पैसिव यूथनेसिया इन इंडिया, काफी सेंसिटिव इशू है ये, और यूपीएससी ने पास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, प्रीलिम्स में भी चांसेस है पूछेंगे। आज की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो पैसिव यूथनेसिया को लेकर क्वेश्चन है, पैसिव यूथनेसिया इन्वॉल्व्स विदड्रॉइंग और विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, कि मान लीजिए कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ आपकी चल रही है, या किसी की लाइफ चल रही है, अगर वो सिस्टम हटा दिया जाए तो लाइफ चली जाएगी, डेथ हो जाएगी। देन द सेकंड ऑप्शन इज पैसिव यूथनेसिया इज लीगली परमिटेड इन इंडिया अंडर सर्टेन कंडीशन, कह रहे हैं कि पैसिव यूथनेसिया है ना, विड्रॉ कर लिया आपने लाइफ सपोर्ट वगैरह, तो वो लीगली परमिटेड है सर्टेन कंडीशंस के अंदर में। एंड थर्ड ऑप्शन इज पैसिव यूथनेसिया रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी केस। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द सुप्रीम कोर्ट हैज लिंक्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि बोला कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि ऐसा नहीं कि आप जो लाइफ जो डेथ जो हो रही है काफी ह्यूमिलेटिंग है, काफी परेशानी वाली डेथ है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, या थोड़ा लॉजिक लगा के कीजिए, पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज जो आपका थर्ड ऑप्शन है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। और आपने अगर ऐसा होता था, आपको पता होता, आपने सुना होता न्यूज में, आज भी न्यूज में कवर है, तो आपको पता होता कि रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी केस। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि पार्लियामेंट हर पैसिव यूथनेशिया केस में जाके उसको अप्रूवल दे या उसको डिस्कस करे। तो फर्स्ट की कह रहे पैसिव यूथनेशिया, इसका मतलब ये देखो, एक्टिव क्या मतलब होता है कि सुसाइड वाली टाइप की चीज, जैसे सुसाइड पॉड वगैरह वाला न्यूज था स्विट्जरलैंड वगैरह का, जहाँ पे एक्टिवली लोग जा रहे हैं नो डेथ के लिए, कि किसी ने बटन दबा दे। इसमें क्या होता है, कोई सस्टेन कर रहा है, मान लो वो कॉमा में है, खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनका जो लाइफ सपोर्ट है उसको आपने विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेसिया लीगली परमिटेड है कुछ केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है अलाउ होता है, बट एक्सट्रीम केसेस में सर्टेन कंडीशंस में, ऐसा नहीं कि हर जगह आपने अप्लाई कर दिया, मिसयूज के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। द फोर्थ ऑप्शन इज, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, देयर हैज बीन मल्टीपल केसेस इन पास्ट, ठीक है। तो डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी जो है आर्टिकल 21 का राइट है, बट राइट टू डाई जो है वो राइट नहीं है, कि आप ऐसा नहीं कि राइट टू लिव है तो आप राइट टू डाई भी है, ठीक है। तो व्हाट विल द राइट आंसर, 1 2 and 4? So now coming to question number 6, again on euthanasia.
assertion and reason. First is assertion. Permitting passive euthanasia reflect a balance between medical ethics and constitutional values. And what is the reason? Forcing continuation of futile medical treatment may violate human dignity and personal liberty under Article 21. So please pause and mark the answer. Right? देखो, यहाँ पे जो असर्शन कह रहा है कि परमिटिंग पैसिव इथेनेशिया, जो आपको सर ने स्टार्ट अभी बताया है, रिफ्लेक्ट अ बैलेंस बिटवीन मेडिकल एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो सही बात है, ये आपका अरुणा शॉनबॉग केस था। राइट, उसी में ये चीज आई थी। उसके बाद आपका कॉमन कॉज केस भी था कि अलाउ किया गया बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन मेडिकल एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। एंड रीजन क्या है? फोर्सिंग कंटिन्यूएशन ऑफ फ्यूटाइल मेडिकल ट्रीटमेंट में वायलेट ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो यही जो ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वही है आपका आर्टिकल 21 जो नीचे डिस्क्राइब कर रहा है। तो करेक्ट है। तो इसका क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग इट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट केसेस है आपके, अरुणा शॉनबर्ग और कॉमन कॉज, मेंस में आपके काम आएगा व्हेन यू विल बी राइटिंग मेंस इन 2026। एंड अगेन ट्रम्प रिवाइव्स ग्रीनलैंड थ्रेट, से यूएस नीड्स इट फॉर वाइटल सिक्योरिटी। अब ट्रम्प ने धमकी दी है कि हम कैप्चर करेंगे ग्रीनलैंड को, वी नीड ग्रीनलैंड, चाहे हम खरीदेंगे चाहे उसे हम कैप्चर करेंगे। तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ग्रीनलैंड पे इस बार। इट लाइज इंटायरली विद इन द आर्कटिक सर्कल, कह रहा है कि आर्कटिक सर्कल के अंदर कंप्लीटली है। पॉलिटिकली ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, कि किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर आता है ये। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय द बेरिंग स्टेट। तो ये आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना, मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर, यू मस्ट हैव सीन ऑन द एटलस। इस तरह के न्यूज को आपको देखना चाहिए एटलस पे हमेशा ही। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज का आपको जो पहला ऑप्शन है, ओके, दिस वन इज करेक्ट, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं है, अगर किसी को डाउट है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, उसको कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइलैंड कंसिडर किया जाता है इन जनरल, दैट इज ग्रीनलैंड, एंड इट लाइज इंटायरली विद इन आर्कटिक सर्कल। तो ऐसा नहीं है, अराउंड ऑलमोस्ट टू थर्ड के करीब जाता है ये आर्कटिक सर्कल में, बट बाकी पार्ट बाहर है इसका। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आपने सुना ही होगा न्यूज में कि डेनमार्क ने काउंटर किया है इसको, रीजन कि वो उनकी टेरिटरी कंसिडर की जाती है, ठीक है, ऑटोनोमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की। एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये जो है बेरिंग स्टेट नहीं है, इट इज नॉट बेरिंग स्टेट, इट इज डेविस स्ट्रेट। डेविस करके नाम है, डेविस स्ट्रेट एंड देन नेयर स्ट्रेट। ठीक है, ये दो स्टेट से सेपरेट करते हैं, बेरिंग स्टेट इज डिफरेंट। ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, 1 and 3? होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। So now coming to question number 8, with reference to the University Grants Commission UGC, consider the following statement first. UGC is a statutory body established under an act of parliament. Second, it was set up to coordinate and maintain standards of higher education in India. Third, UGC functions under the Ministry of Education. And fourth, UGC directly administers and manages universities across India. So please pause and mark the answer. Right. The first is UGC is a statutory body, that is correct. UGC Act 1956 में आया था। Second क्या कह रहा है? It was set up to coordinate and maintain standards of higher education in India, ये सही है। तो ये मेंटेन करता है, रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर है। थर्ड है यूजीसी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या था, ये कमेंट में बताएंगे। फोर्थ है यूजीसी डायरेक्टली एडमिनिस्टर एंड मैनेजेस यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया, ये गलत है। जो आपकी यूनिवर्सिटीज होते हैं वो एक्चुअली बोर्ड होता है, हर यूनिवर्सिटी का कोई बोर्ड होता है, वो मैनेज करता है उसको। यूजीसी जो है डायरेक्टिव्स देती है, जो कि आपका न्यूज भी है कि न्यू रूल्स लेकर आए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1, 2 and 3। द मेंस क्वेश्चन फॉर द डे, इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो, स्क्रीन को या स्क्रीनशॉट ले लो एंड राइट द आंसर, सेंड इट टू अस, वी विल, फ्यू पीपल आर सेंडिंग इट, सो वी आर शेयरिंग वैल्यू एडेड नोट्स यू कैन सी, एंड मॉडल आंसर, जो आपका मेंस के लिए ना 1 पेजर नोट्स का काम करेगा। ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे मेंस तक। ओके, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। थैंक यू।